स्वागत है आपका तनवीर क्लासेज में। आज का क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि आज आपको बायोलॉजी के 10वीं के बायोलॉजी के पहला लेसन जो है जैव प्रक्रम को पढ़ाएंगे। वीडियो लंबा है, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मिलेगी। ये जो 10वां के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब कर दे के हमारे लिए बहुत जरूरी है आपके लिए भी, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। साथ साथ अगर आप क्या होता है कि एक लाइक करते हैं तो बेहतर रहेगा क्योंकि लाइक से हमारा क्या होता है, हौसला अफजाई होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 1 क्लास 10 जैव प्रक्रम। आपने जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ा होगा कि जैव प्रक्रम वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस होता है। यहाँ पर दिया हुआ है कि शरीर के वे सभी क्रियाएं जो शरीर के टूट फूट में बचाती है और अगर ये सम्मिलित रूप से देखा जाए तो अनुरक्षण का काम करती है, जैव प्रक्रम कहलाती है। सिंपल परिभाषा बताया था हमने, ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेन पॉइंट लिख लीजिए कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। इसमें जीवों के बारे में क्या चीज पढ़ना, उत्सर्जन हुआ, पोषण हो गया, परिवहन हो गया, इन सभी के बारे में गा के बताया जाता है। तो आज का टॉपिक पहला चैप्टर जो पढ़ना है वो पोषण के बारे में है। और पोषण में मैंने के खाने के बारे में बताया जाएगा आपको कि जीव जो कितने तरह के होते हैं। उसका दूसरा जो चैप्टर हुआ इसमें का वो श्वसन है। श्वसन मतलब सांस लेना। तो आड़ के ये सांस श्वसन के क्या किसे कहते हैं वो आपको लेसन नंबर 2 में बताया जाएगा। लेसन 3 में आपको परिवहन पढ़ना है। यानी परिवहन क्या होता है, वह तंत्र होता है जिसमें परिसंचरण तंत्र भी करते हैं। यानी जब रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन और ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है तो उससे नया पदार्थ बनता है। इन सभी के बारे में लेसन नंबर 3 में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो पहला लेसन हमको पढ़ना है पोषण, और इसी पोषण पर ज़्यादा फोकस हो जाएगा। मतलब कि फोकस ज़्यादा किस पर रहेगा, पोषण पर। तीसरा हो गया। चौथा में क्या होता है, उत्सर्जन पढ़ना है। उत्सर्जन किसे कहेंगे भाई, तो ये सभी प्रक्रम जो होता है वो मैंने शरीर से किसी भी बेकार पदार्थ का निकलना क्या कहलाएगा, उत्सर्जन कहलाएगा। और ये सब क्या कहाँ पढ़ना है, जैव प्रक्रम में पढ़ना है। 5वां लेसन जो पढ़ना है वो आता है कि समन्वय है। समन्वय के बारे में पढ़ना है। हार्मोन वगैरह सब इसी में आ जाता है। 6ठा जो है वो चैप्टर पढ़ना है, उसका नाम है जनन। और जनन का जो होता है कि एक अलग ही वीडियो बना है, वो आप लोग को जल्द ही कदा के फराहम कर दिया जाएगा, आप लोग वेट कीजिए। तो हम बता रहे थे कि जैव प्रक्रम, तो जैव प्रक्रम को समझने के लिए एक सिस्टम में समझते हैं कि जैव प्रक्रम क्या होता है। जैव प्रक्रम तो बाहरी ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा ग्रहण करने वाला ये जटिल पदार्थ होगा। पोषण की प्रक्रिया देखिए, बाहरी ऊर्जा से ऊर्जा ग्रहण करना जटिल पदार्थ हुआ। ऊर्जा स्रोत से प्राप्त जटिल पदार्थ का विघटन इसका निश्चित होगा। जैव रासायनिक प्रक्रम से सरल योगी अणुओं में परिवर्तन। और कहेंगे यही से जैव प्रक्रम हो गया या पोषण हो गया, नहीं, इनके अलावा और भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा के रूप में उपयोग, पुनः विभिन्न जैव रासायनिक पदार्थ का होना, नए जटिल अणुओं का निर्माण, यानी प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया इसमें आती है। शरीर की वृद्धि एवं अनुरक्षण, इन तनाव प्रक्रिया पूरा करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पोषण के नाम से जानते हैं। और पोषण से पहले आपको जानना पड़ेगा कि पोषण किस में होता है, तो दोनों में होता है। पेड़ पौधा में भी होता है और जीव जंतु में भी होता है। तो अब आते हैं कि अणुओं के विघटन की समान रासायनिक युक्तियाँ।
ये उपचय और अपाचय के बारे में है। उपाचयी जो क्रिया होती है वो 2 तरह की होती है। हाँ, अब कहिए कि कौन कौन है, तो एक का नाम है उपचयन, एक का नाम है उपचयन और दूसरे का नाम है अपचयन। चूँकि आप वीडियो से बाकायदा लिख लीजिएगा, चूँकि समय की कमी के रहते हुए आपको कहा होता है कि पूरा बात लिखाया ना जाएगा, क्योंकि स्क्रीन पर जो चल रहा है आप इसको नोट कीजिए, लेकिन लिखाएंगे पेज के बाद से, जिसमें आपको नई नई जानकारी मिलेगी और क्वेश्चन के बारे में। और आपको बता दें कि हमारा एक बैच शुरू हो गया है सीक्रेट का, जिसमें क्या होता है कि आप लोग का पहला क्लास फ्राइडे को हम लेते हैं, लेकिन वक्त की कमी के कारण क्लास वो पूरा नहीं हो सका। नेक्स्ट क्लास जो होगा वो कहता है सैटरडे को होगा आने वाले दिनों में, जो फ्राइडे के दिन का था कि हम बिजी होने के कारण लाइव क्लास तो लेंगे, लेकिन क्या होता है सीटेट के बारे में नहीं हो पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पोषण, यहाँ से लिखना आपको। सजीवों में होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीवधारी जैव रासायनिक परिक्रम के द्वारा जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तन कर ऊर्जा प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। मतलब कि जटिल पदार्थ को तोड़ करके क्या करते हैं, उसका ऊर्जा के रूप में उत्पादन करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोषण कहते हैं। जैव परिक्रम के कुछ एग्जाम्पल आ रहे हैं, ठीक है, और आपको एग्जाम्पल तो पढ़ना नहीं है। ये जैव परिक्रम माने टूटे फूटे भाग की मरम्मत भी करना क्या कहलाएगा, जैव परिक्रम कहलाएगा, पोषण कहलाएगा। पोषण के बारे में हम क्लास ले रहे हैं, और पोषण जो है वो कहते हैं सभी जीवों में है, चाहे वो पेड़ पौधे हो या फिर मानव हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपचयन की प्रक्रिया का होता है कि हम बता थे 2 प्रक्रिया होती थी ना, एक क्रम था उपचयन, एक क्रम था अपचयन। ये आपको अपचयन उसका पिछला पार्ट का छूट गया था, जो आपका देखिए लिख लेंगे। मेटाबॉलिज्म की क्रिया कहलाती है, और इसका होना भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। खाना जब हम खाते हैं और खाना खाने का पचता है, फिर क्या देखिए कुछ क्रिया ऐसी होती है जो देखिए खाना खाने के बाद होती है। ठीक है, तो अपचयन का परिभाषा है ना, वह प्रक्रिया में इस प्रक्रिया में जटिल रासायनिक पदार्थों का विघटन होकर के सरल अणुओं का निर्माण होता है। मतलब कि जटिल में बहुत ज़्यादा पदार्थ जो होता है उसको तोड़ करके छोटे छोटे पदार्थ बनाने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं अपचयन। चलिए अब एक डायग्राम द्वारा देख लेते हैं कि पोषण जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक का नाम है स्वपोषी पोषण, एक का नाम है विषमपोषी पोषण। इसको परपोषण के नाम से भी जाना जाता है। विषमपोषी परपोषण को विषमपोषी पोषण को परपोषण के नाम से भी जाना जाता है। स्वपोषी जो होता है ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, खुद बनाता है, अपने से बनाता है, उसे हम लोग बोलते हैं स्वपोषी पोषण, जिसमें केवल हरे पौधे ही आएंगे। जितने भी हरे पौधे हैं वो सब क्या हो जाएंगे, स्वपोषी हो जाएंगे। विषमपोषी फिर क्या हो गया, तो विषमपोषी ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वपोषी जीव से प्राप्त करते हैं, मतलब दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परपोषण। इसे एक और नाम है, इसका नाम है विषमपोषी पोषण। तो एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपको परपोषण दे या विषमपोषी पोषण दे, क्वेश्चन दोनों का एक ही है, परिभाषा दोनों का एक ही लिखना है। परपोषण जो होता है वो 3 तरह का होता है। एक होता है मृतजीवी, एक होता है परजीवी, एक होता है प्राणी संपोषण। ये सब परिभाषा आपको 10वीं क्लास के जीव विज्ञान में आपको मिल जाएगा, और आपको आई होप मेरे अंदाज से क्या रखिए पेज नंबर 3 में ये आपको मिल जाएगा परिभाषा। 3 में ये तीनों परिभाषा का रखे एक लिखा हुआ है, आप वहाँ से नोट भी कर सकते हैं या फिर यहाँ से समझ भी सकते हैं। मृतजीवी पोषण ऐसा जीव जो मरे हुए जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसमें कहते हैं कवक भी आता है, बैक्टीरिया भी आता है, चील गीत का के सब आ जाते हैं।
और परजीवी क्या हुआ कि ऐसा जीव दूसरे जीव के पास रहता है और उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे फीता कृमि, गोल कृमि, हमारे सर में जो होता है जूं जिसको बोलते हैं, ढील, ये सब क्या हो गया, परजीवी हो गया। और ये हमारे शरीर में रहते हैं और हमसे ही भोजन का क्या प्राप्त करते हैं और हमको ही नुकसान पहुँचाते हैं। उसे हम लोग बोलते हैं परजीवी पोषण। अगला है प्राणी संपोषण। ठीक है, तो पहला परिभाषा था स्वपोषी पोषण। ये आपको दिखाया गया फोटो में, ये एक जीव है, पेड़ पौधा है जिसका फोटो दिखाया गया कि स्वपोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन का देखिए स्वयं बनाते हैं और उसी से अपना का देखिए पोषण करते हैं। उसे हम लोग बोलते हैं जैव परिक्रम कहा जाता है और इसमें सिर्फ केवल हरे पौधे ही आते हैं। अगला विषम पोषी पोषण। पोषण की यह विधि जिसमें जीव अपना भोजन अन्य जीवों या अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है। इसमें जीव अपना भोजन पादप स्रोत से प्राप्त करता है या प्राणी स्रोत से प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए आते हैं कवक, फंगस, मनुष्य, सभी जानवर इत्यादि। विषम पोषी पोषण जो होता है वो 3 तरह का होता है, जो कि डायग्राम में हमने आपको बता दिया था कि विषम पोषी पोषण जो है वो 3 तरह का होता है। एक कौन था, मृतजीवी पोषण, दूसरे का नाम था परजीवी पोषण और तीसरे का नाम था प्राणी सम पोषण। तो इस तरह से क्या होता है, विषम पोषी पोषण जो है वो 3 तरह का हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। मृतजीवी पोषण। पोषण की वह विधि है जिसमें जीवधारी अपना पोषण मृत जीवों के शरीर से प्राप्त करते हैं। इसे ही मृतजीवी पोषण कहते हैं। इस प्रकार का पोषण जो होता है वो कवक और अधिकतम जीवाणुओं में पाया जाता है। तीसरा है परजीवी पोषण, अगला है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण की वह विधि है जिसमें जीव किसी अन्य जीव में अपना भोजन एवं आवास लेते हैं और उसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे गोल कृमि, फीता कृमि, कवक, जूं हो गया, या और भी बहुत सारे जीव हैं जो कहते हैं हमारे शरीर में रहते हैं और हम उनसे ही भोजन प्राप्त करते हैं। इसे ही हम लोग परजीवी पोषण करते हैं और ये हमारे लिए काफी खतरनाक ज्यादा है क्योंकि हमको नुकसान ज्यादा पहुंचाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। इस तरह से प्रक्रिया को 2 भागों में बांटा गया है। एक का नाम रखा गया पोषी, एक का नाम रखा गया परजीवी। पोषी क्या हो गया कि जिस जीव में खाद का अवशोषण परजीवी करते हैं उसे पोषी कहते हैं। खाद का अवशोषण जो है वो कौन करेगा, परजीवी करेगा, तो वो क्या कराएगा, पोषी कहलाएगा। और परजीवी क्या हुआ, वह जीव जो क्या है औषधियों के शरीर में, दूसरे जीवों के शरीर में रहकर उनसे ही भोजन और आवास का अवशोषण कराते हैं। जैसे मच्छरों में पाए जाने वाला प्लाज्मोडियम, मनुष्य के आंत में पाए जाने वाला फीता कृमि, गोल कृमि, जूं, ये सब का रख है। जबकि पौधे में आते तो अमरबेल एक लकड़ी होती है जो का रखे पीले की लकड़ी होती है और किसी भी पेड़ पे का रखे बिना जड़ के रखे लकड़ना शुरू कर देती है और उस पेड़ को रखे वो का रखे बर्बाद कर देती है, जिस पेड़ पर अमरबेल की लत्ती आ जाती है और ये बहुत ही फायदेमंद लत्ती होती है। आपको देखिए फोटो दिखा देते हैं जिसमें आपको देखिए दिखिएगा कि वो कौन सा पड़ती है लत्ती है। चलते हैं आगे तरफ। अब आते हैं, पहला है प्रकाश संश्लेषण परिणाम है। तो प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। सब प्रकाश संश्लेषण के दौरान बना भोजन स्टार्च या मंड के रूप में संचित रहता है। प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद क्या कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू होती है और अंत में क्लोरोप्लास्ट में खत्म हो जाती है। पत्तियों में
पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग और हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करते मिलेंगे आपको। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होता है। पत्तियों के बाहरी त्वचा में रंध्र, जिसे स्टोमाटा कहते हैं, मौजूद रहता है। इन्हीं रंध्र के द्वारा पत्तियां जो होती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है और ऑक्सीजन को छोड़ती है। इसीलिए हम लोग कहा था कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और पेड़ पौधा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो इन दोनों में क्या कॉम्बिनेशन बना रहता है, किसका, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। ये दिन क्रिया दिन में होती है, यह प्रक्रिया दिन में ही होती है, रात में नहीं होती है। कुछ पौधे ऐसे हैं जो कहते हैं कि दिन हो या रात हो, वो कहते हैं कि ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जैसे पीपल का पेड़ हो गया, तुलसी का पेड़ हो गया। और हिंदू धर्म में कहते हैं इसका बहुत ज्यादा मान्यता है, महत्व है, इसकी पूजा भी की जाती है। और कहते हैं कि हर घर के पास कहते हैं कि तुलसी का पेड़ लगाया जाता है। चलिए, तो प्रकाश संश्लेषण में कहते हैं कि वायुमंडल से CO2 गैस लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों का रंग उतना महत्व नहीं रखता है, जब केवल उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल होना जरूरी है। क्लोरोफिल जो होता है, अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहा गया है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरणों में होती है। पहला चरण प्रकाशीय अभिक्रिया, दूसरा को बोलते हैं अप्रकाशीय अभिक्रिया। नीचे बोलते हैं प्रकाशीय अभिक्रिया को नीचे बोला जाता है लाइट रिएक्शन, और जो अप्रकाशीय अभिक्रिया है उसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। चलिए, आई होप हम समझ गए हैं कि आप लोग कहते हैं कि इतना तो समझ गए होंगे कि पेड़ पौधे में जो होता है वो कहता है कि पोषण, भोजन कैसे बनता है, प्रकाश संश्लेषण की विधि से द्वारा। और पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, इससे पत्ती का रंग हरा होता है। क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में कि पत्ती का रंग हरा होता है कैसे, तो कहेगा आंसर में कि पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिस कारण उसका रंग हरा होता है। ठीक है, उनके बाद के आते हैं एक कोशिकीय जीव है, नाम है अमीबा। एक कोशिकीय जीव बहुत सारे हैं। एक कोशिकीय जीव ऐसे जीव को कहते हैं जिसमें एक कोशिका पाई जाती है, जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम यूग्लिना हुआ, यीस्ट हुआ, क्लेडोमोनास हो गया। ये सभी क्या है, एक कोशिकीय जीव है। और इसमें आज हमको पढ़ना है थोड़ा सा कहानी अमीबा का और थोड़ा सा पैरामीशियम का, कि अमीबा में भोजन कैसे होता है और पैरामीशियम में भोजन कैसे होता है। अमीबा एक ऐसा जीव है जो कागज की आकृति नहीं होती है, वो किसी आकार का ले लेता है। तो अमीबा एक सरल प्रकाश संश्लेषण प्राणी समकोषी जीव है। यह एक मृदु जलीय, एक कोशिकीय और निश्चित आकार का होता है। यानी इसकी आकार जो फिक्स नहीं होती, इसका आकार जो होता है उत्पादों के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। उत्पाद जिसकी वजह से वो चलता है, इस वजह से अगर वो कहते हैं टेढ़ा हो गया तो आकृति चेंज हो गया, लंबा हो गया तो आकृति चेंज हो गया, खड़ा हो गया आकृति चेंज हो गया, मतलब इसकी आकृति फिक्स नहीं रहती है। यह उत्पाद की मदद से भोजन को ग्रहण के लिए करता है। कोई भोजन उसके पास आता है तो वो अपनी तरफ खींच देता है। अमीबा का भोजन जो है वो कौन चीज आता है, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डाइटम एवं अन्य छोटे कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि होते हैं। मतलब कि ये हुआ कि ये पता कि एक कोशिकीय जीव तो है, लेकिन कुछ चीजों को वो खाते हैं। कौन खाते हैं, अमीबा खाते हैं। और अमीबा के बारे में बता दिए कि अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है, इसकी कोई आकृति उसकी नहीं होती और ये उत्पाद के सहायता से भोजन को ग्रहण करते हैं। अगला है पैरामीशियम। पैरामीशियम यह एक के प्राणी समकोषी भोजन है और एक कोशिकीय जीव भी है। अमीबा के भांति पैरामीशियम भी के मृदु जलीय प्रोटोजोआ है, मैंने के प्रोटोजोआ ग्रुप से ये बिलोंग करता है। इसका आकार निश्चित होता है, ये चप्पल के आकार जैसा दिखाई देता है आपको। इसके शरीर का प्रचलक अंग जिसको बोलते हैं सीरिया बोलते हैं, इसी से ढका होता है। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के एक निश्चित स्थान से होता है, जो कोशिका मुख या साइटोस्टोम कहलाता है। ये तो हुआ अमीबा के बारे में और पैरामीशियम
मिशन के बारे में। और अमीबा और पैरामीशियम दोनों क्या है, कोशिकीय जीव है और मृदु जलीय प्रोटोजोआ है। मृदु जलीय माने पानी के अंदर रहने वाला जीव है, ठीक है। तो उसके बाद चलिए हम चलते हैं अगली कहानी की तरफ, जिस कहानी में आप लोग को इंसान के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बैक लेके चलते हैं। ये अमीबा का जो दिया गया है, आकार दिया गया है, कहीं छोटा कहीं बड़ा हो गया है, ठीक है। और छोटा बड़ा होने का होता है कि कूटपात के कारण होता है। चलते हैं उसके बाद अगली कहानी। तो इंसान में भोजन जो ग्रहण करता है उससे कई विधि है। अंतर ग्रहण, पाचन हुआ, स्वांगीकरण हो गया, बहिष्करण हो गया, हाँ, ये सब विधि का देखिए आपको पढ़ना है। तो पहला विधि का नाम है अंतर्ग्रहण। इसमें भोजन को शरीर के अंदर लिया जाता है, मुंह के अंदर रखा जाता है। और ये आपको तो ये था अंतर्ग्रहण। दूसरा विधि है पाचन, और जिसके बारे में हमें पढ़ना भी है, भोजन का पचना किस तरह से होता है। तो चलिए चलते हैं, बताते हैं कि पाचन, और उसके बाद बताएंगे स्वांगीकरण, अवशोषण भी है उसी में है, और लास्ट में होता है बहिष्करण। तो अगला है पाचन। भोजन का पाचन करना, नाम से ही मिलता जुलता है कि जब हम भोजन करते हैं तो क्या होता है, वो हमारे शरीर में जाके कुछ समय के बाद वो पच जाता है। और ये प्रक्रिया छोटी मोटी नहीं, थोड़ी लंबी प्रक्रिया है। अगला है, इसका नाम है अवशोषण। पचे हुए भोजन का आवश्यक पोषक तत्वों में रूपांतरण और अनावश्यक अवशोषण होना, मतलब कि और उनका अवशोषण होना, मैंने जो खाना पच जाता है उसके बाद क्या होता है, क्या पोषक तत्वों में जो जरूरत हमें है उस पे कहता है कि वो ट्रांसफर हो जाता है। अगला है, इसका नाम है स्वांगीकरण। अवशोषण से प्राप्त आवश्यक तत्वों का कोशिका तक पहुंचना और उनका कोशिका शोषण के लिए उपयोग होना। और लास्ट है बहिष्करण। बहिष्करण आवश्यक ऊर्जा तत्वों के उपयोग के बाद शेष बचे अपशिष्ट शरीर से बाहर निकलने को कहते हैं। मतलब कि जो पदार्थ हमारे शरीर में जरूरी है वो रह जाता है, और जो जरूरी नहीं है वो बाहर निकल जाता है। चलिए, ये आपको डायग्राम दिया गया है पाचन का। एलिमेंट्री कैनाल जिसको बोलते हैं, जिसकी लंबाई 9 मीटर, ऐसी जनरली किसी किताब में 8 से 10 मीटर भी दिया गया है। ये मुंह से शुरू होता है और गुदा पे के खत्म होता है। देखने में लगता है कि बहुत छोटा है, लेकिन कहता है इसमें आंत जो है बहुत ज्यादा लंबा होता है। 6 मीटर इसके आंत की लंबाई हो जाती है, छोटी आंत की लंबाई। इसलिए क्या होता है कि ये पूरा लंबाई कितना होता है, 8 से 10 मीटर, और फीट में नापते हैं तो ये होता है 30 से 32 फीट। चलिए, डायग्राम में आपको नोट कर लिया, ये डायग्राम नहीं तो ये डायग्राम नोट कर लिया। इसमें कौन चीज भाग लेता है, देख रहे हैं, निगल द्वार से स्टार्ट होता है, जीवा भी है उसी में आता है, मुंह आता है, नासिका ग्रासिका भी आता है उसी में, हमारे से डायफ्राम, मतलब कि इसमें जितने पार्ट भाग लेते हैं वो इसमें आ जाते हैं। ठीक है, डायग्राम बनाना जरूरी है, क्योंकि डायग्राम का एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, और हमको एक एक के बारे में पढ़ना है। जिसमें कहा था कि जितने पार्ट दिखाए गए हैं इसमें, वो सारे के सारे पार्ट हमको कहा था कि उसके बारे में पढ़ना है। किसका काम कहाँ से कहाँ तक होता है, और खाना कहाँ पर रुकता है, कहाँ पर चलता है, और कैसे कैसे चलता है, उन सभी के बारे में हमको जानना जरूरी है। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि खाना जो होता है वो स्टार्ट जो होता है वो मुख से
शुरू होता है और उसके अंदर का होता है कि जीवा, यहाँ पर दांत को दिखाया नहीं गया है। दांत का भी मेन काम होता है। ठीक है, आप इस फोटो को जूम करके देख लीजिए, यहाँ पर दिखाया गया आपको। हाँ, इसमें भी क्या होता है कि आपको मुख्य गुहा से शुरू किया गया है और उसके बाद नंबर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो दांत का होता है। वो काटने और कतई छाटने का काम करता है। ठीक है, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे कि दांत का क्या काम है और उसके बाद पढ़ेंगे जीभा, यानी जीभ का क्या काम होता है। उसके बाद पढ़ेंगे लार ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड, उसका क्या काम है। इस तरह से क्या होता है कि खाना का कि वहां से आगे चलता है तो कहाँ पहुंचता है, निगल द्वार, कंठ द्वार, इन सब में क्या होता है कि खाना कैसे आगे बढ़ता है वो पढ़ेंगे। चलिए, भोजन के पाठ। पाचन नली जो होता है वो 30 फीट या 9 मीटर लंबी, किसी किताब में 32 फीट होता है, 10 मीटर लंबी होती है। इसमें जो पार्ट भाग लेते हैं वो पार्ट का नाम नोट कर लेंगे। पहला नाम है मौत, इसे मुंह बोलते हैं। दूसरा है बकल कैविटी, इसको ओरल कैविटी भी कहते हैं। मुख्य गुहा हिंदी में कहा जाता है। उसका आता है नंबर फेरिंग्स का, गैस नली, और एक होता है ओसोफेगस, जिसको फूड पाइप भी बोलते हैं, यहाँ से भोजन का होता है कि नीचे जाता है, ग्रास नली के नाम से हिंदी में जाना जाता है। उसके बाद आते हैं पेट, स्टोमक। स्टोमक के 3 प्रकार होते हैं। देखिए, पेट जो है वो अमाशय जिसको बोलते हैं, वो 3 भाग में बांटा रहता है। पहला का नाम है फंडस, कार्डियक और पाइलोरिक। फंडस जो होता है इसमें खाना का होता है कि 1-2 देर नहीं 4 घंटा यहीं पर का के रुकता है। कार्डियक जो दिल के पास होता है, और पॉलिरिक जो होता है कि लास्ट में उसका काम होता है। ठीक है, तो स्टोमक के बारे में आप समझ गए होंगे। ये इतना ही नहीं, पाचन में होता है। ये अमाशय तो होता है, आपको होता है कि यहीं से शुरू होता है और यहीं से खाना का पीसिंग होता है। खाना को जो पीसने का काम करता है वो कहता है यहीं पे गिरता है, और यहाँ क्या खाना सीधे आगे बढ़ता है। और इसमें खाना जो होता है कि अम्लता प्रदान करता है। कभी कभी क्या होता है खाना खाते हैं तो हमको उल्टी भी हो जाती है। इन सभी के बारे में तो आगे बढ़ते हैं। उससे खाना जाता है अमाशय के पास, अमाशय से पहुंचता है छोटी आंत के पास। अब आता है कि छोटी आंत जो होता है वो 3 भाग में बटा होता है। गिरहनी, अग्र क्षुद्रांत, इलियम जिसको क्षुद्रांत बोलते हैं। बड़ी आंत जो है, बड़ी आंत को 3 भाग में बांटा गया है। कॉलम, रेक्टम और सीकम भी है। सीकम जो होता है वो बड़ी आंत और छोटी आंत का जोड़ कर कहते हैं। मैंने बड़ी आंत, बड़ी आंत जहाँ से शुरू होती है और छोटी आंत जहाँ पर खत्म हो जाती है, दोनों जहाँ पर ज्वाइंट होता है उस ज्वाइंट का नाम है सीकम। और लास्ट है जिसका नाम है एनस, गुदा। यहाँ से शरीर का के बाहर निकल जाता है। भोजन का जाते भोजन जो है, जो पच जाता है ठीक ठाक, जो न पचता है अनपचा भोजन, वो शरीर से बाहर जो निकलता है वो किस रास्ते से बाहर निकलता है, गुदा के रास्ते से बाहर निकल जाता है। चलिए, तो आप कहता कि देखेंगे कि गुदा के बाद कहता के नंबर का तक कोशिका होता नहीं है। तो हमको इतने बारे में, माने इतनी चीज़ों के बारे में जानना है कि बड़ी आंत, छोटी आंत। और एग्जाम में रहता है कि भोजन का पाचन जो होता है कहाँ पूरा हो जाता है। तो भोजन का पाचन जो होता है छोटी आंत में पूरा हो जाता है, क्योंकि छोटी आंत के बाद किसी का नंबर ही नहीं होता है जहाँ पर कहता है भोजन पचेगा। यानी पूर्ण रूप से पाचन जो होता है भोजन का वो छोटी आंत में हो जाता है। उसके बाद कहता है कि अगला जो प्रोसेस होता है वो होता है अनपचा भोजन का, जो शरीर से बाहर निकल जाता है। इसी बीच में एक और चीज पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो होता है गुदा के पास ही पाया जाता है और ये अवशेषी अंग है।
ये आप देखिए कुछ पार्ट भी है। तो पहला फोटो में आते हैं कि मनुष्य तथा सभी उच्च शरीर के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं जो आहार नाल कहलाते हैं। परिभाषा भी होगा आहार नाल किसे कहते हैं, उसका आंसर भी हो गया कि आहार नाल क्या होता है। मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं जो आहार नाल कहलाते हैं। आहार नाल से संबंध पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। अब क्वेश्चन भी रहता है कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, आहार नाल से संबंध पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। ये तो छोटा सा परिभाषा हुआ किसका, आहार नाल का और पाचन तंत्र का। अब पाचन तंत्र जो होता है इतना ही नहीं होता है, पाचन तंत्र जो होता है वो मुख गुहा से शुरू ही होता है। आहार नाल यह एक कुंडली रचना है जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर होती है। बताए थे कि 9 मीटर भी है, किसी किताब में 8 से 10 मीटर भी है। यह मुख गुहा से शुरू होकर मलद्वार तक फैली होती है। जो कहाँ से शुरू होता है, मुख गुहा से शुरू होता है और मलद्वार तक फैली रहती है। मुख गुहा जो होता है आहार नाल का पहला भाग है, माने सबसे पहला भाग जो है वो आहार नाल का कौन है, मुख गुहा। यह ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरा होता है। मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। अब हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। लार ग्रंथि जो होता है कितना जोड़ी होते हैं, 3 जोड़ी। लार ग्रंथि से निकलने वाला सबसे प्रमुख एंजाइम जिसका नाम है टाइलिन। टाइलिन जो होता है और इसका काम क्या होता है बताएंगे। भोजन का पाचन मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है और टाइलिन जो होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। मतलब हमारे शरीर में भोजन का यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, टाइलिन करता है। टाइलिन क्या है, एक एंजाइम है जो कहाँ से निकलता है, लार ग्रंथि से निकलता है। और लार ग्रंथि जो होता है वो 3 जोड़ा में होता है। लार ग्रंथि जो होता है वो 3 जोड़ा में होता है और सबका काम अलग अलग है। सबका काम क्या है, अलग अलग है और सब अपना अपना काम करता है। कभी कभी हमारे शरीर में देखिएगा कि इसकी जाति हो जाती है तो क्या होता है कि मुंह फूल जाता है, जिसको गलसुआ कहते हैं। और इसके लिए क्या कहते हैं कि एक पट्टी होता है जो बांध दिया जाता है, प्रोडक्ट लगा दिया जाता है, जिससे वो क्या होता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। ठीक है, लार ग्रंथि के बारे में ड्रिल कहानी कहेंगे जब चैप्टर इसका शुरू होगा, पर इसी पे पॉइंट में हम पढ़ाएंगे। ठीक है, ये आपको दिखाया गया है फोटो जीभ का, जिसके छोटे छोटे अंकुर होते हैं, भाग होते हैं। जीभ ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद कलिया कहते हैं। और ये स्वाद कलिया 1-2 नहीं होता है। आप पिछला फोटो में देखे ना, उसमें 1-2 नहीं, 1-2 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 स्वाद कलियां होती है। अब सोचिए, स्वाद कलियां जो होती है हमारे शरीर में 10 होती है, 10,000। इन्हीं स्वाद कलियों के द्वारा भोजन में मीठा, खारा, खट्टा और कड़वा का ज्ञान होता है। मतलब कि भोजन में 4 तरह का ज्ञान हमको होता है। इस तरह से आमाशय के 4 भाग हो गए। खाना मीठा है या खट्टा है या खारा है या कड़वा है, इन सभी जानकारी कौन देता है, हमें जीभ देता है। जीभ मतलब जबान। अगला है दांत के बारे में जानकारी। हम दांत के बारे में चलते हैं। दांत का वह भाग जो मसूड़ों से धंसा होता है जड़ कहलाता है। और जड़ जो होता है वो दांत जितना ऊपर उठा होता है उसका 2 गुना भाग जो होता है वो नीचे होता है। वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला होता है उसे सिर या शिखर कहलाता है। जड़ तथा शिखर के बीच वाले भाग को ग्रीवा या गर्दन कहते हैं। तो देखा जाए तो दांत जो होता है हमारे अनमोल है और ये कई प्रकार के होते हैं। और आपको बता दें कि दांत जो होता है हमारे लाइफ में 2 मरतबा होता है। यही एक ऐसा चीज है जो हमको 2 मरतबा मिलता है। पहली मरतबा
के दांत को बोलते हैं अस्थाई दांत। फर्स्ट टाइम जो दांत निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अस्थाई दांत कहते हैं। जबकि सेकंड टाइम जो निकलता है दांत उसको हम लोग बोलते हैं अस्थाई दांत। इसके बाद कोई दांत नहीं निकलता है। ये आपको फोटो दिखाया गया है दांत का। अब देख लीजिए किसको टाइप का दांत होता है। प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा हो रहा है जिसके ऊपरी दंतस्थी या डेंटाइन कहते हैं। दांत का अधिकांश भाग तैयार करती है। यह हड्डी से अधिक मजबूत और पीले रंग की होती है। डेंटाइल के ऊपर जो होता है वो इनामेल के करीब परत होती है जो दांतों को सुरक्षा प्रदान करती है। उसे कि डेंटाइल का क्या काम है, या इनामेल का क्या काम है, तो दांतों की सुरक्षा प्रदान करता है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग दांतों को इनामेल ही होता है। मतलब दांत का सबसे कठोर भाग कौन हो गया? इनामेल होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा भी रहते हैं। दांत का काम क्या होता है? भोजन को काटने और चबाने का काम होता है। दांत का काम भोजन को काटने चबाने का होता है। एक वयस्क आदमी के मुंह में 32 दांत होते हैं। मतलब कि एक जवान आदमी है उसके मुंह में कितने दांत होंगे? 32 दांत है। तो ये तो कहने की बात है, ऐसे होता नहीं है, ठीक है। अकल दांत जो होता है वो लास्ट में आ जाए। चलिए दांत प्रकार पूरा डिस्कस करेंगे कि दांत का फॉर्मूला क्या है, दांत का शुद्ध जो बोलते हैं, और दांत को कितने प्रकार के बांटा गए हैं और सबका काम क्या है, और कौन से दांत का होता है हमारे लिए कहते फायदेमंद है। शाकाहारी जंतु का दांत किस तरह से होता है, मांसाहारी जंतु का दांत किस तरह से होता है, इन सभी के बारे में हम क्लास में बताएंगे। तो आइए आप लोग बने रहिए और बता दें कि हमारे चैनल को एक बार लाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक से क्या होता है कि हमारा हौसला अफजाई होता है और वीडियो में बने रहें। चलिए चलते हैं आगे। दांत, स्टडी ऑफ टीथ, दांत का जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी माना कि डेंटल जिसी से बना है, दांत जो डॉक्टर होता है। नंबर ऑफ टीथ, दांत की संख्या जो होती है वो वयस्क में 32 होती है, बच्चे जो होते हैं उसमें 20 होती है। तीसरी डांड और करके प्री मोलर उसे नहीं पाया जाता है। और इनामेल जो होता है वो सबसे ज़्यादा क्या हार्ड पार्ट होता है, मतलब सबसे कठोर भाग जो होता है वो क्या होता है, इसकी नाम बढ़िया क्राउन ऑफ टीथ। इनामेल जो होता है बहुत ही कठोर भाग होता है। चलिए उसके बाद दांत का जो ऊपरी परत होता है जिसको डेंटाइन बोलते हैं हम, ग्रीवा जो इसको गर्दन बोलते हैं। ये सब के बारे में क्या होता है कि हमको अभी पढ़ना है। तो अभी तो चल रहा है दांत के बारे में कहानी। दांत के बाद चलेगा जीभ का कहानी चलेगा और लार ग्रंथि। ये हमारे मुख गुहा का पूरा पार्ट है। मुख गुहा में चलिए दांत का भी फार्मूला होता है, जिस तरह से मैथ में फार्मूला होता है उसी तरह से बिना फार्मूला के मैथ सॉल्व नहीं होता है। इसी तरह से दांत के फार्मूला से दांत के प्रकार का भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो दांत के जो अध्ययन कर डॉक्टर होते हैं वो कहता है कि दांत कोई टेढ़ा मेढ़ा होता है उसको सीधा भी कर देता है। अगर दांत लगाना है तो उसको लगा भी सकता है, ठीक है। लेकिन दांत को उखाड़े मत, अगर उखाड़ देंगे, एक दांत उखड़ गया ना तो बाकी दांत धीरे धीरे जगह छोड़ना शुरू कर देगा। इसलिए दांत को उखाड़ना नहीं चाहिए, अगर जरूरत पड़े तो, ठीक है। आगे चलते हैं। दांत का ताज किसको कहा गया है? तो दांत का ताज जो है वो किसको कहा? इनामेल को कहा गया है। इनामेल जो होता है वो कहता है कि हाइड्रोक्सी पेंटाइड से बना होता है, जिसमें क्या चीज पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। चलिए उसके बाद जीवन में ये एक बार बढ़ता है। नंबर ऑफ क्या है? मोनोफायोडोंट्स, इसकी संख्या जो 12 होती है। प्री मोलर जो होता है वो 8 होता है। 8 प्लस थर्ड मोलर जिसको विजम अकल दांड बोलते हैं। अगले चौवन जो होता है 8 होता है। तीसरा जो होता है वो अकल दांड होता है।
हाँ, ये अगलदांड जो होता है 4 होता है, 8 4 12 हो गया ना 12। अब आते हैं दांत को 2 भाग बांटा गया है, एक का नाम है अस्थायी दांत, एक का नाम है अस्थायी दांत। अस्थायी दांत की संख्या 20 होती है, अस्थायी दांत की संख्या 20 होती है। ये देखिए फॉर्मूला आ गया है कि फ्लोराइड जो पाया जाए दांतों और हड्डियों को मजबूती और मजबूत देता है। दांत का फॉर्मूला अगर एडल्ट है 32 है तो 21 23 बट्टा 21 23 है, गुने 2 कर देंगे तो ही चलेगा। क्योंकि इसमें बता दें कि कौन कितने दांत होंगे, और चाइल्ड है तो उसमें 2102 बट्टा 2102 इंटू 2 होता है। देखो पहला 2 है इस, और ऊपर में नीचे में 2 है तो 2 2 4, 4 को 2 से गुना करने कितना हो जाएगा 8, मैंने इंसाइजर जो हो गया वो 8 हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ ICPM, आई से इंसाइजर, C से केनाइन, P से प्रीमोलर, M से मोलर। चलिए तो इंसाइजर जो होता है वो 8 हो गया। हाँ, उसके बाद देखिए रदनक जो होता है वो 4 हो जाता है, 8। हाँ, अकलनाट जो होता है उसी में पाया जाता है। अब इंसाइजर जो होता है वो क्या बता दें कि 8 केनाइन 4 प्रीमोलर 8 और मोलर जो होता है वो 12 हो जाता है। 12 8 20 20 4 24 24 8 32। तो इंसाइजर का काम क्या होता है, काटने का काम होता है। जो दांत काटता है वो करता है कि इंसाइजर यानी कटिंग, इसकी संख्या 8 होती है। हाँ, जो आगे का जो दांत 4 गो होता है ना उसी, और ऊपर का दांत 4 होता है, 4 4 8 को दांत, सब काटने में काम होता है। लेडीज का जो दांत होता है बहुत तेज होता है, केनाइन फाड़ने का काम करता है। ये आपको दिखाया गया फोटो में कि कौन कौन दांत कहाँ पर रखा हुआ है। चलिए उसका आता है जबान के बारे में, टंग। जबान जो होता है वो एक पेशीय अंग होता है और ये ज्ञानेंद्रियों जो हमें कहता है स्वाद का बोध कराती है। ज्ञानेंद्रिय जो बता दे कि ज्ञानेंद्रियां 5 होती है। हाँ, आँख, कान, नाक, जबान और त्वचा यानी चमड़ा। इसमें हमारे शरीर में जो होता है वो स्वाद कलिका जो होती है वो कहते हैं 1 दूनी 10,000 होती है। हाँ, और इसका सबसे काम जो होता है वो स्वाद का पता करना। जीभ का काम होता है स्वाद का पता करना। तो चलते हैं आगे की तरफ। सलेवरी ग्लैंड जिसका pH मान जो होता है वो 6.8। बता दें कि 7 से कम जो होता है वो अम्लीय होता है, 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 7 से कम हो गया ना, 6.8 मतलब 7 से कम, ये अम्लीय हो गया। कौन हो गया, अम्लीय। लार की संरचना, तो इससे का काम क्या होता है, पाचन एंजाइम देना। कितना परसेंट देता है, लगभग 90%। 90% देता है H2O देता है और 9% जो था पाचन एंजाइम देता है और 1% जो बचिया कौन देता है, स्नेहक। स्नेहक इसको तो मिश्रण बोलते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है वो 1 होता है। स्लेवरी एंड कर देखे जिसको बोलते हैं माल्टोज आता है। उसका काम क्या होता है कि भोजन को पाचन में और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। तो क्वेश्चन होगा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, तो टाइलिन नाम का एंजाइम जो होता है वो भोजन का पाचन करता है। भोजन का पाचन कौन करता है, टाइलिन। आप जो कि समय रहते भी हैं कि भोजन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, तो टाइलिन नाम का एंजाइम करता है। चलिए आगे चलते हैं। माल्टेज स्टार्च के पाचन में मदद करता है। स्टार्च के पाचन में मदद कौन करता है, टाइलिन करता है। अगला है, इसका नाम है ग्रसनी है। श्वसन और पाचन ट्रैक दोनों के लिए समान मार्ग होता है।
और एपिग्लेटिक्स जो होता है स्वर यंत्र के ऊपर स्थित ढक्कन और भोजन और पेय को श्वासनली में प्रवेश करने से रोकता है। ठीक है, अब हम इस पर क्वेश्चन आएंगे कि हम लोग खाना खाते हैं तो एक आगे जाके क्या था कि श्वसन मार्ग और भोजन नली दोनों जगह मिल जाती है। फिर वहाँ से एक है एपिग्लेटिक्स जो होता है, वहाँ पर से खाना अलग और भोजन पानी अलग हो जाता है और श्वसन क्रिया जो होती है वो अलग हो जाती है। ठीक है, इनमें क्या होता है कि अलग अलग काम इसके आते हैं कि ट्यूबुलर जैसी संरचना होती है जो बुक्कल कैविटी को पेट से जोड़ता है, किसमें होती है, और इसकी लंबाई जो होती है, जीभ की लंबाई होती है 20 से 21 सेंटीमीटर। बोलते हैं ना कि जवान का देखिए बढ़ गया है, ये कितना सेंटीमीटर होता है, लंबा होता है जवान। तो हमारे शरीर में वो जवान जो होता है, जीभ जो होता है वो 20 से 21 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, जीभ जो होता है वो कहता है कि हमारे शरीर में कहता है कि बहुत सारा काम भोजन को इधर से उधर दाएं बाएं ऊपर नीचे और लास्ट में निगलने का काम भी यही करता है। ये आपको फोटो दिखा रहे हैं जीभ का, एक इंसान के शरीर में ये जीभ का फोटो है। आगे चलते हैं, इसका नाम है लार ग्रंथि। इसका कहानी थोड़ा सा बता दिए थे। लार ग्रंथि जो होता है वो इसमें कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो टाइप्स ऑफ ग्लैंड, इसका नाम है पैराटाइड ग्रंथि, और ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। लार ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, पैराटाइड ग्रंथि है। सब लिंगुअल दूसरा है, और सब मिडुअल, सब मिडिबुलर जो होता है वो होता है कि कम होता है, जो नीचे पाया जाता है गर्दन के गला पेट में। सबलिंगुअल थोड़ा सा इधर उधर, और पैराटाइड ग्रंथि होता है दोनों गाल पे पाया जाता है। इस तरह से 6 जोड़ी ग्रंथि होती है, 6 पीस होता है, 3 इधर दाएं तरफ 3 बाएं तरफ लार ग्रंथि। अब इसी की कमी से क्या होता है कि गलसुआ हो जाता है, इन्फेक्शन की तरह से होता है, जिससे क्या देखिए शरीर का दायां भाग या मुंह का दायां भाग या बायां भाग फूल जाता है, जो कहता है कुछ समय के लिए कहता होता है और फिर उसका कहता है अपने आप नॉर्मल आ जाता है। ये एक तरह से क्या होता है कि इन्फेक्शन होता है, ठीक है, जिसको गलसुआ के नाम से जाना जाता है। अब पैराटाइड ग्रंथि जो होता है वो कहता है सांप में जहर का काम करती है, और कहा गया कि दुनिया में का सबसे ज़्यादा जहरीला जो चीज़ वो जीव होगा वो इंसान ही था। लेकिन कंडीशन था कि ये कहा करता है कि वो खाने के समय में हल्दी का प्रयोग कर लेता है, और हल्दी जो होता है वो जहर को काटने का काम करता है। अगर नहीं है तो अपने कहानी पढ़ा होगा, ऑस्ट्रेलिया में एक आदमी ने सांप को काट लिया, सांप मर गया था। चलिए, ग्रसनली जो यानी लार ग्रंथि के बाद नंबर आता है, लार ग्रंथि जो होता है उसके बाद कौन सा खाना जो आगे जाता है उसका नाम है ग्रसनली। मुख गुहा का पिछला भाग जो ग्रसनली कहलाता है, इसमें 2 छेद होते हैं, बता दिए थे। एक का नाम था निगल द्वार और एक का नाम था कंठ द्वार। निगल द्वार क्या होता है, जो आहार नल के आगे भाग यानी ग्रसनली में खुलता है, और कंठ द्वार जो होता है श्वास नली में खुलता है। कंठ द्वार और निगल द्वार के बीच में एक पट्टी जैसी रचना होती है, इसको बोलते हैं एपिग्लेटिक्स। मनुष्य जब भोजन करता है तो ये पट्टी कंठ द्वार से ढक देती है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है। अब हम थोड़ा बता देते हैं आपको कि जब हम खाना खाते हैं तो हिचकी कैसे होती है। हम लोग क्या करते हैं, अक्सर की जानकारी की कमी के कारण कह देते हैं कि किसी ने हमको याद किया, अरे बेवकूफ, याद करने के टाइम होता तो कहते कि आज कोई याद करता नहीं है। आप जो खाना खाते हैं ना, तो जब खाना हमारे शरीर में आगे जाता है तो एपिग्लेटिक्स जो होता है वो कहता है कि मैसेज देता है, ब्रेन को देता है मैसेज, मेरे दिमाग को, कि किधर कौन सा ढक्कन खुलना है, हमारे से गिलास में करेंगे निगल द्वार का या कंठ द्वार का। तो मैसेज देता है कि खाना है तो उसको निगल द्वार का ढक्कन खोलिए, कंठ द्वार को बंद कीजिए, और अगर खाना नहीं है तो निगल द्वार खोल दीजिए।
लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम सोच में रहते हैं और जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, इपिग्लेटिस तो मैसेज दे देता है ब्रेन को, लेकिन ब्रेन का होता है कि व्यस्त होने के कारण मैसेज रिप्लाई यानी उत्तर नहीं देता है। जिस वजह से क्या होता है कि खाना जो होता है कि गंठ द्वार में क्या होता है कि न जाके क्या कहाँ चला जाता है, निगल द्वार में जाके कहता है कंठ द्वार में चलता है, और कंठ द्वार के पास क्या आता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और ये कहता है जब खाना आता है ना तो उसको कहता है जब देखता है उसको धक्का मारता है, भाई रक्त भर जगह नहीं है, ठीक है, और मान गया तो ठीक ठाक, नहीं माना तो क्या होता है जोर से धक्का मारता है, इसको हम लोग बोलते हैं हिचकी उठा। और ये कभी कभी इतना जोर से होता है कि खाना उसड़ जाता है, और ये अगर कभी कभी दिमाग में चला गया तो ये बहुत बड़ी भयंकर बीमारी को जन्म देता है, क्योंकि वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं रहता है। इसलिए कहा गया कि खाना को आराम से खाने के टाइम में दूसरी बात पर ध्यान मत दो। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं वो कहता है कि फाइनल जो डील करते हैं यानी बिजनेस डील करते हैं वो भोजन पर ही करते हैं, मतलब खाने के दौरान ही करते हैं। चलिए इसके बाद आता है अगला नंबर, इसका नाम है अमाशय। अमाशय का जानने से पहले हम जानेंगे कि ग्रसनली जो होता है, जो एक चक्की टाइप का बनता है, ठीक है, जो भोजन को पीसने का भी काम करता है। अमाशय में क्या खाने जाने के बाद क्या होता है कि अमाशय जो होता है उसमें इसकी दीवार जो होती है वो चौड़ी थैली जैसी रचना होती है, जिसे उदर गुहा कहते हैं। ये बाईं ओर से शुरू होकर के अनुप्रस्थ दिशा में फैली रहती है। आपको ये फोटो दिखाया गया है अमाशय का। अमाशय जो होता है उसको पेट अपनी भाषा में बोलते हैं। यही क्या होता है खाना का होता है। यहाँ पर अमाशय को देखा जाए तो 3 भाग में बांटा गया है और तीनों भाग का काम अलग अलग है। पहला भाग जो दिल के पास पाया जाता है, कार्डियक, इसके अंदर खाना जो होता है वो होता है कि हर प्रक्रिया को पूरा करता है। इसमें HCl छोड़ा जाता है, और खाना क्या कहता है कि आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर कहता है कि पूरी प्रक्रिया होती है। अगर यहीं पे खाना नहीं पचता है तो हम लोगों को उल्टी हो जाती है, वो मीटिंग जिसको बोलते हैं। और ये कहता है कि हमें खट्टा खट्टा पराठ करता है बाहर निकलता है। तो इसलिए देखिएगा कि ये कहता है कि दूध से दही बना देता है। अमाशय के बारे में आते हैं कि पेट के चारों ओर सुरक्षात्मक झिल्ली जो एसिड यानी HCl से पेट की रक्षा करती है। पेट के अंदर मौजूद जब ये जूस है, इसका नाम है गैस्ट्रिक जूस, जो बाइल जूस के नाम से भी जाना जाता है। बाइल जूस एक दिन में 1.5 से 2.5 लीटर का होता है हमको देता है। जठर रस में पाया जाने वाला अम्ल जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये एक तरह से अम्ल है जो हार्मोन के रूप में काम करता है। और हार्मोन जो है एक चैप्टर है जिसके बारे में हमको पता क्लास आपका ले चुके हैं कि हार्मोन का क्या काम होता है और हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं। तो उसके अलावा एंजाइम जो होता है वो पढ़ा चुके थे, एंजाइम कितने तरह के होते हैं, उसके काम क्या क्या होते हैं, ठीक है। अमाशय जो होता है वो देखिए एक तरह से पेट होता है और यहाँ खाना का 4 से 5 घंटा का देखिए यहाँ पर बिलो करता है, और पूरे शरीर में खाना जो पचता है वो 8 घंटा कम से कम टाइम लेता है। इसलिए बोला गया है कि खाने में कम से कम 6 से 8 घंटा का टाइम लो, क्योंकि 4 घंटा तो होता है क्या आपका अमाशय रखता है। 4 घंटे के बाद होता है क्या अमाशय पहला भाग दूसरे भाग को देता है, वहाँ से प्रोसेस तो चलना शुरू हो जाता है। इसलिए खाने के ब्रेक आता है कम से कम 6 घंटे का डिफरेंस रखना चाहिए, ठीक है। ऐसे खाना हमारा शरीर में जो पचता है वो 8 घंटे का समय ले लेता है। उसके आते हैं अगला कहानी लेकर के जिसका नाम है अमाशय। चलिए अमाशय चल ही रहता है, और अमाशय जो है छोटा बड़ा चैप्टर नहीं है, इसमें से एक रस निकलता है और कभी कभी इसमें घाव हो जाता है जो अल्सर बोलते हैं, ठीक है। ये एक बीमारी है ना, अमाशय में कहता है कि कैंसर वगैरह सब हो जाता है, ठीक है। पेट का कैंसर इसको बोलते हैं हम लोग। पेट के अंदर मौजूद पाचक एंजाइम
हाँ, इसका नाम है गैस्ट्रिक एमाइलेज, पेप्सिन जोनिन बोलते हैं, निष्क्रिय रूप से पाया जाता है, जो HCl द्वारा प्रोटीन को पाचन के लिए पेप्सिन के रूप में आगे सक्रिय होता है। प्रोरेनिन निष्क्रिय रूप में पाया जाता है, जो दूध को पचाने के लिए रेनिन के रूप में HCl स्रावित करता है। बताइए हुआ कि हम यहाँ पर खाना जो पाचन में होता है वो प्रोटीन का हो जाता है और दूध का हो जाता है। इसलिए देखिएगा कि हिंदू धर्म में लोग दूध का प्रयोग कम, दही का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। क्यों ज़्यादा करते हैं? कि जानते हैं कि वो दूध से वहाँ दही बनेगा, तो हम दही कहने खा लेंगे, क्योंकि 1 लीटर दूध पिएंगे तो वो आधा लीटर दही का निर्माण करेगा। इसलिए क्या होता है कि आधा लीटर दूध की जगह क्या होता है, लोग दही का प्रयोग करते हैं और दही ज़्यादा खाते भी हैं। खैर, ये अपनी जगह पर है और हम पढ़ा रहे थे आमाशय के बारे में। ये पॉइंट्स हम जो है ना, जो क्या नाम है, पेप्सिनोजिन हुआ या फिर बता के प्रोरेनिन हुआ। इसके बाद आते हैं जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि के बाद आते हैं ये तीनों ग्रंथि जो थी, इन तीनों के रूप से कोशिकाओं का, लोग क्या बोलते हैं, कोशिका समित रूप से बोलते हैं जठर का निर्माण करती है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस, श्लेष्मा और निष्क्रिय परिनियोजन होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव जो होता है वो अम्लजन यानी कोशिका से होता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन का सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है, और पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर काम करके उसे पेप्टोन में बदल देता है। मतलब कि भोजन में खाना का पाचन जो होता है, भोजन का पाचन जो होता है, प्रोटीन का पाचन जो होता है वो मुख्य रूप से यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप लोग, कि समझ गए होंगे। और चैनल पर हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, और ख़ास करके मैसेज करते रहें। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। इसमें जो जठर रस के बारे है वो हमारे शरीर में पट्टे करके निकलता रहता है। हमारे शरीर में पट्टे ये निकलता रहता है। अब ये भोजन को के मुख्य रूप से पचाने का काम भी करता है। कौन? जठर रस। और जठर रस के बारे में कहा था कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है, जो इसका पॉइंट आपको नोट किए कर लीजिए इसमें से। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ज़्यादा काम आते हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ। म्यूकस का स्त्राव जो होता है म्यूकस कोशिकाओं से होता है, और म्यूकस आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एंजाइम पेप्सिन से सुरक्षा रखता है। मनुष्य में आमाशय में प्रतिदिन 1.5 से 3 लीटर, किस किताब में 1.5 लीटर दिया है, किस किताब में 3 लीटर दिया है, तो 1.5 से 3 लीटर का अम्लीय स्राव होता है। 1.5 से 3 लीटर जो होता है जठर रस का स्राव होता है, मैंने पर डे निकलता है। इसके अलावा आमाशय की ग्रंथियां कभी कभी अत्यधिक अम्लता स्राव होने लगता है, जिसके कारण उसकी दीवार को सुरक्षित रखने वाले म्यूकस का स्राव घट जाता है। कि ये इसलिए कहा था कि डॉक्टर होता है मना करता है, क्या होता है कि ज़्यादा क्या होता है मसालेदार खाना ना खाएं, क्योंकि इससे क्या होता है कि म्यूकस का जो स्राव होता है धीरे धीरे कम होने लगता है और उसकी दीवार का होता है कि कमज़ोर हो जाती है। तो लास्ट में क्या डॉक्टर बोलता है कि आप सिर्फ खिचड़ी खाते रहिए। हाँ, इसलिए कहा था कि जीवन अनमोल है, तो कहा था कि खाने में कहा था ज़्यादा मिर्ची का प्रयोग मत करें, ज़्यादा मसाला का प्रयोग ना करें। आने वाले भविष्य में आपको यही काम देगा। कि उस समय क्या होता है, अगर खाने का मन होगा तो खा नहीं सकते, क्योंकि मुंह में तो दांत होगा लेकिन आंत नहीं जाता है। मनुष्य का पाचन तंत्र में आगे चलते हैं। तो आमाशय की ऐसी स्थिति में आमाशय की दीवार की आंतरिक स्तर में कहीं कहीं गोलाकार अंदर की ओर तथा धंसा हुआ घाव निकल जाता है। इसे इस घाव को बोलते हैं अल्सर कहते हैं।
या पेप्टिक अल्सर भी कहलाता है। ये बता दिया गया ना कि अगर ज़्यादा कटरे की मात्रा में निकल गया तो हमारी दीवार को होता है कि छेद कर देता है और इससे क्या होता है कि एक घाव निकल जाता है, इसका नाम है अल्सर। वैसे व्यक्तियों में जो लंबे समय तक बिना भोजन के अर्थात भूखे रहते हैं उन्हें पेप्टिक अल्सर होने की संभावना अधिक रहती है। मतलब क्या होता है कि खाना खाते नहीं है और हमेशा भूखे रहते हैं, क्योंकि दीवार जो होती है हमारी क्या होता है कि जो आमाशय की वो 3 भाग में बांटा गया है। पहला कार्डियक है और दूसरा भाग जो है उसमें कहते हैं खाना जो होता है कि अगर कम जाता है ना तो कहता है कि उसमें कहते हैं कि थोड़ा देर के बाद क्या होता है कि उसमें कांटे तरह चुभने लगता है। क्या आप देखते हैं ना कि जो लोग मुसलमान भाई होते हैं वो रोते लगते हैं तो एक हफ्ते तक उसको दिक्कत होता है खाने में, एक हफ्ते तक उसको खाने में दिक्कत होता है, मतलब प्रॉब्लम होता है कि 8, 9, 10 बजता है, जब नाश्ता का टाइम होता है तो उसको भूख लगना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे करके जब दिन भर का नहीं खाते हैं तो क्या होता है कि उससे अल्सर आमाशय जो होता है वो क्या करता है, कमजोर कर देता है और कहता है कि पेट में गड़ने लगता है। खैर आगे चलते हैं। आमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन में वसा का भी पाचन होता है। यहाँ वसा का आंशिक पाचन जो होता है वो होता है, पूरी तरह से होता नहीं है। आंशिक पाचन एंजाइम में गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा होता है और गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। आमाशय में जब भोजन का स्वरूप गाढ़े लय के तरह हो जाता है जिसे हम लोग काइम कहते हैं और काइम आमाशय के पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में पहुंचता है। ये तो हो गया आपको किसके बारे में, आमाशय के बारे में। और आमाशय का हमारा जो खाना जो जाता है वो छोटी आंत में जाता है। अब छोटी आंत में जाने से पहले बस यूँ समझिए कि यहाँ पर जाने के और रखिए भोजन में 2 डिवाइड हो जाता है। एक यानी घर में अपने घर में अगर समझिए तो देखिए भौजाई और ननद का झगड़ा होता है और उसमें भाई का रोल जो होता है वो कौन अपनाता है, यही अपनाता है, कौन, छोटी आंत में। चलिए आगे चलते हैं। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन का अमीनो अम्ल में बदल देता है और इसका पाचन करता है, उनका पाचन करता है। अब कहिए कि प्रोजीनिन जो होता है वो दूध में कर के कैलिन प्रोटीन का पाचन करता है। दूध का पाचन यहीं पर होता है, आमाशय में रहता है। आमाशय में छोटी आंत में जाने से पहले आपको भोजन का कुछ और प्रक्रिया अपनाता है, ठीक है। छोटी आंत का बताता है कि छोटी आंत की लंबाई जो होती है 6.5 यानी 6.5 से लेकर 7.5 मीटर तक होती है और इसको 3 भाग में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। क्वेश्चन पूछते एग्जाम में कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। यह बेलनाकार रचना होती है और आहार नाल के इस भाग में पाचन की क्रिया पूरी होती है। हम बता दिए थे शुरू में ही कि आहार नाल में भोजन का जो पाचन जो होता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, मैंने छोटी आंत में। मनुष्य में इसकी लंबाई जो होती है वो 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर, मीटर नहीं 2.5 सेंटीमीटर छोटी होती है, इसलिए इसको छोटी आंत कहा गया है। लंबाई तो ज़्यादा है लेकिन चौड़ाई इसकी क्या है, कम है। मतलब कि चौड़ाई की कमी के कारण इसको छोटी आंत कहा गया। इससे तो ये बड़ी आंत होनी चाहिए, ये लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई कम है। उसके बाद भिन्न भिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है। मतलब और जो भी जंतु है इंसान के अलावा जानवर सब में जो होता है इसकी लंबाई का कम होती है। अब क्वेश्चन ये है कि भोजन समानता भोजन के प्रकार जो होता है, लंबाई जो होता है समानता भोजन के प्रकार पर निर्भर कर। एग्जाम्पल के तौर पर शाकाहारी जीव जो होते हैं जो साग सब्जी खाते हैं और एक होता है मांसाहारी जीव जो मांस मछली खाते हैं। शाकाहारी जंतु जो होते हैं कि छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है क्योंकि इसमें सेलुलोज का पाचन होता है और जो मांसाहारी जीव होते हैं उसमें क्या देखिए छोटे आंत की लंबाई का कम हो जाती है क्योंकि वो सेलुलोज का पाचन तो करेगा नहीं, तो मीट मछली खाएगा, इस वजह से उसकी लंबाई का छोटी होती है।
मैंने कहते शाकाहारी जंतु में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है ताकि सेलुलोज का पाचन ठीक से हो सके। मांसाहारी भोजन का पाचन अपेक्षाकृत सरल होता है, इसलिए मांसाहारी जंतु में छोटी आंत की लंबाई कम होती है। और छोटी आंत जो होता है उसको 3 भाग में बांटा गया है। एक का नाम है गिरहनी, एक का नाम है जेजुनम, एक का नाम है इलियम। गिरहनी जो है छोटी आंत का पहला भाग है जो अमाशय के पाइलोरिक लास्ट पार्ट होता है ना, पाइलोरिक, उस भाग से ठीक शुरू होता है और ये प्राय सी आकार का होता है। गिरहनी के लगभग बीचों बीच एक छिद्र के, देखिए ये बताने से पहले है कि छोटी आंत जो होता है जहाँ से शुरू होता है और जहाँ से आमाशय खत्म होता है उसके बीच में आमाशय हमारे शरीर से एक पाया जाता है ग्लैंड है, इसका नाम है लीवर, जिगर, यकृत इसको बोलते हैं, कलेजी बोलते हैं इसकी को। इसी से एक जूस निकलता है, बॉयल जूस, और ये जहर को काटने का भी काम करता है। इसलिए कोई आदमी जहर खा लेता है ना तो कुछ समय तक वो जिंदा रहता है, क्योंकि ये छोटा मोटा जहर वो ये सीधे खत्म कर देता है। और हम लोग जो बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर जाता है तो उसको क्या करता है, ये तोड़ने का काम यही करता है, मैंने हटाने का काम यही करता है। खैर इस पर एक अलग वीडियो बनती है, इस पर हम नहीं जाएंगे। हम चलते थे कि अमाशय से भोजन जाने के बाद छोटी आंत में जाता है तो ये कहता है अम्लीय होता है और नीचे लगा उसका चाहिए क्षारीय उदासीन चाहिए, तो उसी के बीच पे आता है, का नाम है अग्नाशय ग्रंथि। इसका कहानी आपको इसी चैप्टर बताएंगे कि अग्नाशय ग्रंथि का क्या काम होता है, ठीक है। उसमें करके उसका मेन रोल होता है सास पुतों का, सास और बंधन का झगड़ा होता है ना, उस झगड़ा को कंट्रोल करना। हाँ, बॉयल जूस जैसे ही करके रस छोड़ता है जो एक दिन में 1.5 लीटर। हाँ चलते हैं, पहले यकृत के बारे में पढ़ देते हैं, फिर चलेंगे छोटी आंत में। यकृत जिसको बोलते हैं लीवर का अध्ययन जिसको बोलते हैं हेप्टोलॉजी, मैंने यकृत का ये अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हेप्टोलॉजी कहते हैं। ये कहा था कि एक्सोक्राइन ग्रंथि है, दूसरा सबसे बड़ा अंग है, सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहता है, सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्रंथि है, सबसे भारी अंग भी है, यानी 1.5 से लेकर 1.7 ग्राम तक का पाया जाता है, सबसे भारी ग्रंथि भी है और रासायनिक कारखानों के रूप में जाना जाता है। मतलब ये हुआ कि ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और बोलते हैं किसी के बोलते हैं कि जिगर में कहता है कि सुराख हो गया है या फिर बीमारी हो गई है, तो ऐसे लोगों को मतलब इलाज खाता है तुरंत करना चाहिए या फिर उसको आजकल हटा दिया जाता है। ठीक है, आपको फोटो में दिखाएंगे, ये आपको फोटो है लीवर का। छोटी आंत का जो होता है अधिकांश भाग जो होता है वो इलियम में होता है और इस भाग में भोजन का अंतिम रूप से पाचन जो होता है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए अब यकृत से बजाने से पहले बता दें आपको कि भोजन का पाचन जो होता है वो कहाँ पर समाप्त हो जाता है, तो इलियम में समाप्त हो जाता है। छोटी आंत में ना 3 प्रकार थे ना, जेजुनम, उससे पहले था गिरहनी, जेजुनम और इलियम। ये लास्ट इलियम जो होता है उसमें भोजन का पाचन का होता है समाप्त हो जाता है। और इस इलियम में आपको बताएंगे या इस इलियम में भोजन का पाचन पूरी तरह से हो जाता है और ये भी इसी से भिलाई बनती है जो कभी कभी शरीर ढकेगा, पेट में रखे खुचकी उचकी मारता रहता है, मैं पेट को तूफान करता रहता है, तो इसको बोलते हैं बिलाई। हाँ, बिलाई नहीं सुन लेना भाई। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं यकृत के बारे में। यकृत जो हमारे शरीर में, इसका आकार देखिए 3 गुना आकार का है, एक चूहा की तरह से दिखाई दे रहा है भाई। और ये लीवर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, यकृत को हिंदी में, यकृत हिंदी में है और इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। ये हमारे शरीर में क्या होता है कि एक रस निकलता है, जब का देखिए हमारे शरीर भोजन को जो अम्लीय होता है उसको क्षारीय को मैंने उदासीन बनाने के लिए क्या करता है, ये क्षारीय पदार्थ
है, छोड़ते इसको बॉयल जूस बोलते हैं। और ये छोड़ता है तो क्या होता है कि हमारे शरीर का भोजन जो होता है वो कहता है कि उदासीन बन जाता है, जिससे भोजन का होता है पचने में, आगे बढ़ने में मदद करता है। तो इस चलिए हम यकृत के बारे में जानते हैं। यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। भार जो कितना बता देते हैं, 1.5 kg होता है, 1.5 kg का होता है। अब यह किसी का कम किसी का ज्यादा है, जो उदर के यानी पेट के ऊपरी दाहिनी भाग में पाया जाता है। दाएं साइड में ये पाया जाता है। बाएं साइड में जो आपका कहता है कि अमाशय पाया जाता है, दाएं साइड में ये पाया जाता है। पित्त का निर्माण यकृत करता है, जो पित्ताशय में जमा हो जाता है। पित्त जो होता है वो गाढ़ा एवं हरा रंग का एक क्षारीय द्रव होता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। आप लोगों ने मुर्गा को काटा होगा, उसमें देखिए हरा रंग का एक पित्त निकलता है, इसको करके फेंक दिया जाता है। वो बहुत जहरीला होता है। चूंकि ये बता दें कि ये जहर को काटने का ही काम करता है। ठीक है, पित्त का देखा जाए तो 2 काम मेनली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम। पहला काम क्या था, पित्त आमाशय में ग्रहणी में आए अम्लीय कायम की अम्लता को नष्ट करके उसे क्षारीय बना देता है, ताकि अग्नाशय रस के एंजाइम तो ये कैसा कहानी चल रहा था, यकृत का कहानी चल रहा था। और यकृत का काम ज़्यादा एंजाइम माने भोजन पाचन नली में नहीं है, किसी किताब में तो देता ही नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा काम इसी का है। चूँकि अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह आ गया है या फिर कोई जहरीला चीज़ हमने खा लिया है, तो ये काटने का काम कौन करेगा? नहीं करेगा। कौन? यकृत करता है। और यकृत जो हमारे शरीर में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब तो मशीन वगैरह समा गया, इस वजह से क्या होता है कि खराब होता है, उसको तो ठीक कर दिया जाता है या फिर निकाल दिया जाता है। अगर किसी का निकाल दिया जाता है तो उसका क्या होता है, कहा जाता है कि आप क्या होता है कि ज़्यादा मीट मछली नहीं खा सकते हैं, कि आपको बॉयल जूस निकलेगा नहीं, और निकलेगा नहीं तो क्या होगा, भोजन का पाचन सही तरह से हो नहीं पाएगा और बीमार ज़्यादा रहेगा। इस वजह से क्या होता है कि वो मीट मछली खाने से मना किया जाता है। खैर नहीं, हम चलते हैं आगे की तरफ। क्लास बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, अब इस क्लास को थोड़ा शॉर्ट करेंगे, क्योंकि लगभग आधा 1.25 घंटे का क्लास ले चुके हैं। अब छोटी हाथ का बड़ी हाथ को कहानी करके क्लास को लेकर के डाउन करेंगे। समय भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, कि लिखना भी तो है। तो हाँ, हम रहे थे कि अमाशय के बाद खाना कहा जाता है छोटी आंत में, और छोटी आंत के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, और इन 3 प्रकार के काम अलग अलग होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, खाना जो हमारे शरीर में यकृत होता है, कहते ग्रंथि होती है, इसको ग्लैंड बोलते हैं, नाम इंग्लिश में बोलते हैं। और ये सबसे भारी भी होता है, और वजन जो होता है 1.5 kg से कम नहीं होता है। और ये कहा था कि भोजन में कहा था कि जो बैक्टीरिया वगैरह आ जाता है ना, उसको कहता है काटने छाटने का काम भी करता है। तो आगे चलते हैं अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। अग्नाशय ग्रंथि के ठीक मैंने अमाशय के ठीक नीचे देखो, ये फोटो है क्या, भोजन जो है लाल रंग का जो कलर दिया गया ना, वो अमाशय का से निकला हुआ भोजन है। और पीले रंग का जो दिखाया गया पार्ट दिखाया गया है, पीला रंग का पार्ट का नाम है अग्नाशय। अग्नाशय जो होता है वो मैंने के ठीक नीचे, यानी अमाशय के ठीक नीचे ग्रहणी को घेरे पीले रंग की ग्रंथि होती है, जो अग्नाशय ग्रंथि कहलाती है। बने कलर में क्या होता है, पीला होता है। अमाशय में अनेक अग्नाशय रस में क्या पाता है, ट्रिप्सिलिन, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस, यानी एंजाइम पाया जाता है। इसमें इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। इस हार्मोन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। तो मधुमेह जो होता है वो किस में से होता है, अग्नाशय जिससे निकलता है हार्मोन, जिसका नाम इंसुलिन हार्मोन होता है। इसकी कमी से क्या होता है, मधुमेह रोग हो जाता है। तो एक चीनी की बीमारी होती है। हाँ, और आए दिन कह देते हैं कि लोगों को ये बीमारी कहते बढ़ती जा रही है। इससे परहेज बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक है,
जब किसी को हो जाता है तो इसका परहेज ही बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, तभी इसकी जान बच सकती है। चलिए, तो अग्नाशय ग्रंथि का काम ज़्यादा है नहीं, तो इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना तो नहीं। अगला है, इसका नाम है बड़ी आंत। अब देखिए, छोटी आंत का नंबर इसका आता है, बड़ी आंत का नंबर आता है। ठीक है, बड़ी आंत जो आहार नाल का सबसे बड़ा भाग यानी बड़ी आंत में खुलता है। छोटी आंत के बाद नंबर किसका आता है, बड़ी आंत का। आपको ये दिखाया गया है, निचला पॉइंट से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, जहाँ से देखिए घूम गया है, तो बड़ी आंत की ये फोटो दिखाया गया है, और ये छोटी आंत से जुड़ा था। ये जहाँ पर एक रस्सी टाइप से निकला हुआ है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं सीकम कहते हैं। बड़ी आंत को दो भागों में बांटा गया। वे भाग कोलोन और मलाशय, जिसको इंग्लिश में रेक्टम कहते हैं। मलाशय का दूसरा नाम क्या नाम है इंग्लिश में, रेक्टम। ठीक है, तो रेक्टम में करके खुलता है। अब आते हैं कि बड़ी आंत का काम ज़्यादा है नहीं, क्योंकि यहाँ पर भोजन तो पहले पाचन हो जाता है। यहाँ से करके चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जिससे करके वो खाना लिवरियम मैंने पीला कलर का हो जाता है, और खाना का करके इसमें से जमा हो जाता है, और समय समय पर करके उसका लास्ट पॉइंट, जिसका नाम गुदा बोलते हैं, इससे बाहर कर दिया जाता है। तो हम बता दें कि आगे क्या होता है। बड़ी आंत के बाद नंबर, छोटी आंत और बड़ी आंत, इन दोनों के जोड़ पर एक छोटी सी नली होती है, इसको बोलते हैं सीकम। मैं बता देते हैं सीकम के बारे में कहानी। ये छोटी आंत और बड़ी आंत के पॉइंट पर होता है। सीकम के शीर्ष पर एक उंगली जैसी रचना होती है, जिसका सिरा बंद रहता है, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स कहते हैं। और मनुष्य में आहार नाली में अपेंडिक्स का कोई काम नहीं होता है। और अपेंडिक्स क्या है, एक अवशेषीय अंग है। हाँ, मतलब यह कि अवशेषीय अंग भी पाता है। और पचा भोजन जो है इलियम से कोलोन में होते हुए रेक्टम में पहुंच जाता है। थोड़ा सा बता दें कि अपेंडिक्स के बारे में। क्या होता है कि ये कहता है कि एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर में कहता है कि गुदा मैंने गोश्त बढ़ जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि मैंने के बाथरूम में जाने से कहता है कि दिक्कत हो जाता है, और कभी कभी ब्लड आना शुरू हो जाता है। इसका इलाज भी है, हेम्योपैथ से इसका इलाज संभव है। बाकी डॉक्टरी दवा, इंग्लिश दवा में जाएंगे तो कहता है इसका ऑपरेशन होता है, और फिर ऑपरेशन होने का फिर से ये बढ़ जाता है, ये अगर कपता नहीं। और हेम्योपैथ में जो इसका इलाज सही से होता है। आपका होता है कि आप जाके पता कर सकते हैं, जो हेम्योपैथी डॉक्टर होंगे वो इसका इलाज करते हैं, और आपको तो जड़ से वो खत्म कर देते हैं। पहले इसको बढ़ाते हैं, फिर इसका वो होता है कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका था किसके बारे में, बड़ी आंत का। और बड़ी आंत और छोटी आंत जो हमें मिलता है उनकी कहानी थी। और अपेंडिक्स जो होता है देखिए, हमारा एक अवशेषीय अंग भी है। जानवरों में ज़्यादा पाया जाता है, तो वहाँ डॉक्टर तो होता नहीं है। ठीक है, लेकिन इंसान में क्या होता है कि ये जो पाया जाता है, तो क्या होता है कि इसका इलाज संभव है, और इस इलाज को क्या होता है हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, इसमें क्या देखिए डॉक्टरी जो होता है इंग्लिश दवा से नहीं होता संभव। इसमें क्या आता है देखिए हेम्योपैथिक दवा जो होती है वो इसको पूरा कर देती है। चलिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। ठीक है, आपको कुछ मेन पॉइंट को बता करके वीडियो को फिनिश किया जाता है, और वीडियो में आप लोग बने रहिए। हाँ, आप लोग ने हमारा जो साथ दिया इतना लंबे समय से, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग का जो प्यार है इतना ज़्यादा है कि कहता कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आपको बता दें कि भोजन का पाचन जो चैप्टर है, अगर इसका रियल वीडियो बनाया जाए तो 1-2 घंटा नहीं, कई घंटे लग जाते हैं, क्योंकि इसमें मेन पार्ट को हमने एग्जाम की दृष्टि से ही रखा है, बाकी कहानी को रखा है नहीं। बाकी कहानी रखते तो देखिए बहुत ज़्यादा बन जाता है। इसलिए आप लोग इस पर एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए। आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। ठीक है, जिस तरह से दिन प्रतिदिन हमारे ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ये स्पीड और अधिक होनी चाहिए। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि आप लोग जिस तरह से नए चैनल पर आते हैं और व्यू करते हैं, देखते हैं, फिर क्या होता है कि आपको होता है कि इस चैनल को होता है सब्सक्राइब करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, और पाचन में
एक पॉइंट रह गया बताने का, वो बता देते हैं और इसका हम वीडियो को फिनिश करते हैं। बड़ी आंत के इन भागों के अपचे भोजन के अतिरिक्त जल की अवशोषित हो जाते हैं, जल भी अवशोषित हो जाता है। अंत में अपचा भोजन क्या होता है, मल के रूप में अस्थायी तौर पर रेक्टम में जमा हो जाता है और यह समय समय पर मल द्वार के रास्ते से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से फिनिश हुआ। गुड नाइट।